बयान किस प्रकार से दर्ज किए जाएं? क्या 161 के बाद 164 के बयान कब किए जाने हैं? क्या 164 के बयान के बाद भी आईओ मजीद बयान ले सकता है? किस प्रकार से पीड़िता का बयान लिया जाएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी हाल ही एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया जिसमें स्पेशल कोर्ट की जो विशेष न्यायाधीश हैं एडीजे फतेहपुर में, उन्होंने एक लेटर लिखा डीजीपी महोदय को कि एक आईओ है वहां पर अर्जुन सिंह फतेहपुर में, उसके द्वारा गलत विवेचना की गई है। और उसमें जब रिमांड आईओ के द्वारा मांगा गया तब यह संपूर्ण प्रकरण जानकारी में आया। ये अपराध संख्या 4/2022 जो अपराध पंजीकृत होता है 363, 366 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम। अब इसके मैं जब इंग्रेडिएंट देखता हूं अपराध के, तो पहली बात तो एफआईआर लिखने में ही हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो गलती कर रहे हैं। उसने लिखा कि बहला फुसलाकर मेरी बेटी को कल्लू नाम का व्यक्ति ले गया है। अब कल्लू नाम का व्यक्ति ले गया, उसमें ऐसा कोई यौन शोषण वाली बात नहीं आई है, तो पोक्सो के इसमें धाराएं नहीं लगेंगी उस समय। इसमें केवल ये आईपीसी के ऑफेंस दर्ज कर उसके बाद विवेचना की जानी थी। उसमें एज बच्ची की 17 वर्ष लिखाई गई। तो जब यह बच्ची बरामद हो जाती है उसके बाद उसका बयान होना चाहिए। 161 का जो बयान लिया तो डिटेल बयान नहीं लिखा। एफआईआर में यह बताया गया था, जब लिखाया गया उसके माता पिता के द्वारा पीड़िता के, कि हम कानपुर गए हुए थे और वहां हमें पता चला कि हमारी बच्ची को कल्लू नाम का व्यक्ति ले गया है। तो आईओ को यह पूछताछ करनी चाहिए थी कि उनको कैसे पता चला। तो उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी ने यह बताया था कि उसको कल्लू ले गया है। अब बड़ी बेटी से उसके बयान जब लिए जाने थे तो उसमें यह पूछताछ में यह आना चाहिए था कि उसे कैसे पता चला, उसने देखा, क्योंकि वो चश्मदीद साक्ष्य है उसकी। और जो पीड़िता के माता पिता हैं उन्होंने समाई साक्ष्य दी है, वो क्योंकि चक्षुदर्शी नहीं थे वो इसके गवाह, तो इसलिए कई बयानों का उसमें लोप कर दिया गया। अब 161 का जो बयान दर्ज किया गया, वो जो एफआईआर में बातें आई थी उसी को डिट्टो कर दिया गया आईओ के द्वारा। अब जब पीड़िता बरामद हो जाती है, उसका मेडिकल कराया जाता है, उसके घर वालों को सूचित कर देते हैं और उसके बाद उनका 164 का जो कलमबंद बयान है उसके लिए आवेदन किया जाता है सीजेएम को। तो उन्होंने अपर सिविल मजिस्ट्रेट को उन्होंने ये कार्य दे दिया। और उसमें जब बयान एक लेडी जज के द्वारा उसमें दर्ज किए जाते हैं, तो वहाँ लड़की का कहना था कि मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 19 वर्ष है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ और हमने पहले से हम मिलते रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। कल्लू के साथ मैं अपनी सहमति से गई थी। मेरे साथ उसके परिवार वालों ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जिनका नाम इस एफआईआर में लिखा दिया गया है। तो पूरा बयान एक्यूज्ड के पक्ष में उन्होंने दिया और वही वर्बेटिम बयान जज साहब ने उसमें लिख दिया। विवेचक के पास जब यह बयान पहुंचा तो अब उसने उसमें खुराफात शुरू कर दी। वहीं पर जैसे ही बयान से निकले, बाहर निकलकर तख्त पर बिठाकर उस पीड़िता का बयान दर्ज करते हैं, मजीद बयान। तो 161 का मजीद बयान दर्ज करने की क्या आवश्यकता थी? इससे उनकी नीयत पर, उनकी काबिलियत पर शक पैदा होता है। अब जज साहब ने कमेंट किया कि ये मैकेनिकल वे में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर डाली। उनको ये नहीं पता कि पोक्सो अधिनियम में क्या प्रावधान है। पोक्सो अधिनियम की धारा 24 इसमें महत्वपूर्ण है। अब उसमें मजीद बयान नहीं लिया जा सकता, दोबारा बयान लेने की क्या आवश्यकता थी? जब उसका 164 का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हो गया तो इसमें रूलिंग भी है, जैसे धर्मेंद्र पात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राजू वर्सेस यूपी, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं इसमें। तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान 164 का होता है, ये इट स्टैंड्स एट हायर पेडेस्टल। 161 का जो बयान है उसकी इतनी मान्यता नहीं है। 164 का बयान एक जुडिशियल ऑफिसर द्वारा लिया गया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के द्वारा लिया गया है और ये इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक रेलेवेंट फैक्ट है, जिसमें जो धारा 35
और धारा 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये सभी इस प्रकार के बयान दर्ज ना किए जाएं, क्योंकि उसका जो मैं देख रहा हूं कि उसकी मंशा क्या रही होगी। 161 के बयान दर्ज कर लिए, एफआईआर की बात आ गई। 164 के बयान में पूरा एक्यूज के पक्ष में पीड़िता ने बयान दे दिए। अब उसका छूटने का क्रम चालू हो गया था, क्योंकि ऑफेंस नहीं बनता। इसमें अगर जो पीड़िता थी, सबसे पहले इनको उसका जो सर्टिफिकेट था वो प्राप्त करना चाहिए था आईओ को, वो भी नहीं किया इन्होंने। पहले तो धाराएं गलत लगाई गई, दूसरे नंबर पर उसका एज सर्टिफिकेशन के लिए उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह 18 वर्ष की है या उससे कम आयु की है। अब अगली गलती इन्होंने कर डाली कि 161 के बयान के बाद उसका जब बयान दर्ज होगा गया, उसको डिटेल में नहीं लिखा। लेकिन जब 164 का बयान हो गया, उन्हें लगा कि ये तो बयान एकदम उल्टा दे दिया। अब वो 161 का बयान तोड़ मरोड़ कर उसको लिखने लगे, जिसमें प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। सेक्शन 24 जो पॉक्सो एक्ट है, उसमें यह बताया गया है कि किसी भी बालिका का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, जो सब इंस्पेक्टर से अन्यून हो, उसके द्वारा दर्ज किया जाएगा। वो ऐसे स्थान पे किया जाएगा जहां वो सामान्यता रहती है या रहता है बच्चा, या उसकी प्लेस ऑफ कन्वीनियंस जहां वो उपयुक्त समझते हैं, वहां ये बयान लिखवाना चाहिए। फिर इसके अंदर ही जो धारा 26 है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बालक का विश्वास हो, ऐसे रिश्तेदार की उपस्थिति में यह बयान दर्ज कराना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों का उसने उल्लंघन किया और अब उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश हुए हैं। तो कृपया सभी विवेचक ये नोट कर लें और आम जन भी ये नोट कर लें कि उनके अधिकार हैं। इस तरह के अधिकारों के लिए कृपया विवेचक को बताएं कि आप नहीं बुला सकते, आप यहाँ बयान दर्ज नहीं कर सकते, आप मजीद बयान नहीं ले सकते। अब ये क्योंकि मामला संज्ञान में आ गया, तो इसके लिए एसपी फतेहपुर को लिखा जा रहा है कि इसमें वो विभागीय कार्रवाई इस विवेचक के विरुद्ध करें। मैं अगले वीडियो में भी इसी प्रकार के कुछ कानूनी खामियां जो हमारे विवेचक करते हैं आपको जानकारी दूंगा।